जय हिंद, नमस्कार। लेक्चर नंबर हमारा है 128। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। हर आदमी अपने अधिकार तो चाहता है कि मुझे अधिकार मिले, लेकिन कर्तव्य कोई नहीं चाहता कि मैं कर्तव्य भी कुछ कर लूं देश के लिए। तो कुछ परिस्थिति कभी देश में ऐसी पड़ी होंगी कि इन मूल कर्तव्य को भी शामिल करना पड़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्य का कोई चैप्टर डाला नहीं गया था संविधान निर्माता समिति के द्वारा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई देश में कि इस चैप्टर को लाना अनिवार्य हो गया। अब आप कहेंगे जी आप ऐसी बात कर रहे हो, राजनीतिक बातें कर रहे हो ना। मैं नहीं कर रहा, मैं राजनीति नहीं करता, राजनीति से मेरा कोई लेना देना। मेरा काम यह है कि मैं आपको बताऊं, आपको पता लगना चाहिए कि क्यों ये मूल अधिकार शामिल किए गए। मैं ना तो किसी बात का संपादन करूंगा ना खंडन करूंगा, मैं सिर्फ ये कि आपको परिस्थिति बताऊं, आपको पता लगनी चाहिए। 15 जून 1975 को हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी थी। उससे पहले मूल कर्तव्य नाम का कोई चैप्टर भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और मूल कर्तव्य के चैप्टर को जोड़ा गया। आप जरा समझ लो, 75 में इमरजेंसी लगानी पड़ी, इमरजेंसी लग गई, उसके बाद ये कर्तव्य हमारे ऊपर इम्पोज किए गए कि भारत के नागरिक किस तरीके से व्यवहार करें। अभी पड़ोस में बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है। वहां क्या हुआ, कैसी परिस्थितियां हुई। श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है, कैसे कैसे लोगों ने काम किया, क्या क्या किया। तो कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब हमारे नागरिक या तो किसी के बहकावे में आ जाते हैं, या कोई बाह्य शक्तियां ऐसा काम करने लगती हैं कि जिससे राष्ट्र के विखंडन का खतरा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से उस समय की संसद ने 42वां संशोधन करते वक्त 1976 में इन मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल। जब मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा या बताऊंगा, किताब से देख के बताऊंगा या कैसे बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि कोई बात जब लाई जाती है तो कोई समस्या होती है तभी लाई जाती है, अदरवाइज लाने की जरूरत नहीं होती। अगर सभी आदमी अच्छे हैं तो फिर पुलिस की जरूरत नहीं, न्यायपालिका की जरूरत नहीं, किसी को सही सलाह देने की जरूरत नहीं कि तू वही ऐसा कर ऐसा कर, जब सभी आदमी अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि कुछ बुराइयां होने पर ही किसी चीज का अस्तित्व आता है। अगर बुराइयां नहीं है तो फिर अस्तित्व की किसी चीज की जरूरत नहीं है। अर्थात बुराइयां होती हैं तभी तो कानून बनते हैं।
तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 51A, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया और उसके अंतर्गत भारत के रहने वाले नागरिकों पर ये कुछ मूल कर्तव्य आरोप लगाए गए, उनकी जिम्मेदारी सजेस्ट किया कि भाई तुम ऐसा व्यवहार मत करो, ऐसा व्यवहार किया करो। जरा सा मैं मूल कर्तव्य को आपको बता दूं, बहुत छोटा टॉपिक होने वाला, बहुत लंबा नहीं चलेगा ये। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ऐसी विकट परिस्थिति होगी जब किसी संविधान को संशोधन करने के बाद ये बात अपने नागरिकों से कहनी पड़ी। क्या? कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर। डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समझ आएगा, लेकिन डिटेल में नहीं, बस इतना ही समझें आप कि हमारी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अर्थात हमें भारत की अखंडता पर विश्वास रखना चाहिए और यहाँ की सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ की संसद, यहाँ की विधानसभाएं, इसमें अपना विश्वास रखना चाहिए, या हमारे इंस्टीट्यूशंस इनमें विश्वास रखना चाहिए। तो ये बात लानी पड़ी, नंबर एक बात थी। नंबर दो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें और उसका पालन करें। अर्थात जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उस समय हमारे लोगों ने, हमारे राजनेताओं ने किन किन आदर्शों का पालन किया, उनको अपने हृदय में ध्यान रखें और भारत की अखंडता और स्वतंत्रता के विषय में विचार करें। कैसी परिस्थिति रही होगी खराब, जब ये कहना पड़ा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ये दूसरा कर्तव्य हमारे पर लागू किया गया कि नागरिक ऐसा व्यवहार करे। तीसरा, भारत की प्रभुता, या इसको आप कह सकते हैं भारत की संप्रभुता, प्रभुता या संप्रभुता या अंग्रेजी में सोवरेनिटी, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अर्थात भारत की सोवरेनिटी का ध्यान रखें, भारत के सभी राज्य, सभी नागरिकों के आपस में प्रेम, भाईचारा हो और एकता हो, और भारत के जितने भी राज्य हैं ये आपस में जुड़े रहें, ठीक तरीके का काम संचालन हो, ऐसी कर्तव्य हमारे पर लगाए गए कि हम इन कर्तव्यों का पालन करें। आगे चलते हैं। प्रभुता, एकता मैंने बताई दी, अखंडता अर्थात भारत संगठित रहे, जितने राज्य हैं स्थापित रहें, कोई इसे तोड़ने की कोशिश ना की जाए, कोई इसे हिलाने की कोशिश ना करे, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, जैसे इजराइल में हो रहा है या इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड का जो राजा होते हैं, राजकुमार होते हैं, उनको भी मिलिट्री की ट्रेनिंग एक बार लेनी पड़ती है, और इजराइल में प्रत्येक नागरिक के लिए कंपलसरी ट्रेनिंग है।
देश की रक्षा का आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये नहीं कि देश की रक्षा का जब समय आवे तो छोड़ छोड़ के भाग जावे देश और दूसरे देशों में जाके बैठ जावे। जिस देश का अन्न खाया उस देश के लिए प्राण न्यौछावर भी करने चाहिए। तो ये सोचो कैसी विकट परिस्थितियां थी, जो लोगों से कहना पड़ा कि भाई तुम ये काम करो। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, अर्थात राष्ट्र की सेवा के लिए भी आगे आना होगा। तो ये बहुत बड़ी आवश्यक बात देखिए कही गई। आगे चलें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भात की भावना, समान भ्रात भाव अर्थात भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये और सुन लो आप भाई साहब। भारत के सभी लोगों में समरसता, आपसी प्रेम अर्थात समान भाव, आपसी दोस्ती व्यवहार की भावना का निर्माण करें, आपसी प्रेम बढ़ाएं, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। अर्थात धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रदेश या वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। स्त्रियों पर ज्यादा बंदिश ना लगाई जाए, एक लिमिट से ज्यादा। अर्थात उनकी ऐसी प्रथाएं यदि आप में प्रचलित हैं तो इनको त्याग दो भाइयों। ठीक है, आगे चलें। हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। हमारी गंगा जमुना तहजीब, हिंदी में थोड़ा सरल कर देता हूं आपको। गंगा जमुना की तहजीब मतलब जहां गंगा वासी है, अर्थात हमारी जो तहजीबें हैं, संस्कृतियां की गौरवशाली परंपरा है, आपसी भाईचारे की, विविधता में एकता की, क्या है, विविधता की एकता की, क्रेडिबल इनक्रेडिबल इंडिया, विविधता में एकता रखें बनाकर अपनी, उस महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें और उनकी सांस्कृतिक एकता की रक्षा करें। ये फंडामेंटल ड्यूटीज कास्ट अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंदर वन, झील, नदी, वन्य जीव भी है, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया करें। आहा, क्या बात है। नो मार्काट, जीवों पर दया, वन्य जीवों पर दया, शिकार ना करें ज्यादा इनका अननेसेसरी, इन पर दया करें, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें। पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई शेरों की हमारे यहां से, कम होते जा रहे हैं दिन पे दिन। धड़ाधड़ हमने उनका एनकाउंटर कर दिया, मार डाले वो बेचारे बिना कारण। शेर और कभी नेवले को मारते हैं, देखिए जी वो कूची बनानी है, बुरुस बनाना, नेवला मार दिया। कौवे पकड़ लिए, तोते पकड़ लिए, खामोखा बिना बात के। नहीं, इन वन्य जीवों की रक्षा करो। यह भी हमारे इको बैलेंसिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। तो प्राकृतिक वातावरण, पराली जला रहे हैं, नहीं भाई पराली मत जला भाई, इससे नुकसान हो रहा है, पराली कहीं और यूज कर। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, उनकी रक्षा करें, संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया करें, सब पर दया करें, जीवों पर भी और लोगों पर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव डेवलप करें। सार्वजनिक संपत्ति
को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमारे यहां क्या हो रहा है, जैसी सरकार ने कोई नियम बताया, गवर्नमेंट ने भी एक कानून लाई थी, वो नागरिकता के विषय में कोई कानून था, या दिमाग से उतर रहा है उसका, कानून का नाम उतर रहा है उसके ऊपर था, वो दिल्ली में उन्होंने अटैक कर दिया। एक अमित शर्मा जी अपने डीसीपी साहब, वो बेचारे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, उनका सिर फोड़ दिया। बड़े सज्जन आदमी, वो मरते मरते बच्चे बेचारे, उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। जहां तक मुझे नाम है अमित शर्मा ही था, और इलाका मुझे याद नहीं आ रहा, ये जाफराबाद के आसपास का ही कहीं इलाका था। तो क्या है, क्या कहना चाहता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। हाँ, ऐसे जब होते हैं और किसी को ये नहीं पता कि वो किस लिए लागू किया जा रहा है वो एक्ट, लेकिन लोग दंगाई बन के लोगों की प्रॉपर्टी फूंक दी, किसी का स्कूल फूंक दिया, किसी की प्रॉपर्टी फूंक दी, गोली चलाई, पिस्टलें चलाई, हिंसा में उतारू हो गए। अरे भैया, आपको कोई बात कहनी है शांति से भी कह सकते हो, क्या हिंसा से क्या हो गए? खैर उसमें लोग मरे भी हैं, पुलिस को फायर भी करना पड़ा, लेकिन करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति का देश का नुकसान हुआ उससे। ठीक है, कोई निर्णय बनाया है, कोई नियम बनाया है, तो आप उसको नहीं मान रहे, आपको नहीं पसंद है, तो आप उसके लिए एजिटेशन है, दूसरे बंद है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चैलेंज करो जी, और एक्ट गलत है, वहां से राय ले लो, लेकिन ये थोड़ी ना आग लगाएंगे आप। तो ये कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, इससे बचने की सलाह दी गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अलग अलग है सारी चीजें, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। ये जो पुरानी है ना, पुराने जो किताबों में लिखा हुआ है हमारी में, मैं नाम नहीं लेता, लोग लड़ने लगेंगे अगर मैं यूं कह दूंगा धर्म ग्रंथ की बात कर रहा हूं। मैं किसी धर्म ग्रंथ की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आप अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो विज्ञान कहता है, इसकी तरफ को बढ़ें, उसको अपनाएं। मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, अर्थात ज्ञान को प्रेफरेंस दें, तर्क बुद्धि को इस्तेमाल करें, तर्क बुद्धि को बढ़ावा दें। ये नहीं कि परमिटिव पुराने विचारों पर चलते हैं, आज से 200 साल पुराने या 800 साल पुराने या 1500 साल पुराने विचारों को हम लेके अपने कंधे पे घूमते रहे। ना जहां वो वाला कानून नहीं, जहां सुकरात को जहर दे दिया गया, जहां सुकरात को जहर दे दिया गया, इस बात के लिए कहा, उसने कहा जहर दे दिया गया, सुकरात को भी जहर दिया गया इन्हीं बातों पर। और एक साइंटिस्ट हुए हैं, आइंस्टीन है या क्या है नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने दिया ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ऊपर से कोई चीज गिरती है तो धरती की तरफ जो गिरती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरती है। तो उनको एक आ गया कि नहीं, ये तो भगवान की ओर से गिरती है, तू भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तू झूठ बोल रहा, और उसको फांसी दे दी गई। अर्थात कोई विज्ञान का प्रमोशन भी ना कर सकता था उस जमाने में, ऐसे नियम थे लोगों के। वैज्ञानिकों को फांसी देने के और जहर दे दिया गया। शायद सुकरात का भी एक आर्टिकल था कि सुकरात को भी जहर देकर मारा गया था। शायद उसने भी कोई ऐसी विशेष बात कही थी, मेरे दिमाग से उतर रही है इस समय वो, क्योंकि इस समय दिमाग इस किताब में लगा हुआ है। तो जो बातें याद आती हैं वो मैं बताता हूं। धर्म के नाम पर लोगों को मार देना नहीं, मॉडर्न समय है, थोड़ा सा उठो, विचारधारा को बढ़ाओ, भले सादगी में रहो, सादे रहो, लेकिन नहीं, विज्ञान और दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, इनमें सुधार करो, इसे प्रोग्रेस करनी चाहिए। आगे चलता हूं जरा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतियों में के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में प्रोग्रेस के लिए सोचो कि हाउ टू प्रोग्रेस, आगे कैसे बढ़े, और कौन से क्षेत्र होने चाहिए, वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक गतिविधियां हो।
आप सोचो कि कैसी परिस्थितियां रही होंगी जब ये लाया गया। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालक के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मुझे याद है, आज से पहले बहुत कम स्कूल थे, लेकिन जो थे वहां फ्री शिक्षा मिलती थी और बच्चों को डंडा डोली करके ले जाना पड़ता था। समाज में अनपढ़ों की भीड़ थी। मैं तो अपनी यूपी का हाल बताता हूँ, जो मेरा देखा हुआ है। ये एक आंधी थी कि बच्चों को स्कूल भेजो। जो भेजे गए, पट्टी पर जमीन पर बैठ कर पढ़ा करते थे, तख्ती ले जाते थे। उससे पहले अनपढ़ों का पूरा बाहुल्य था। बहुत सारी जनसंख्या अनपढ़ थी। तो ये दृष्टिकोण नया था कि भाई 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपालकों के संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान कर दे। स्कूल भेजो। सरकार ने तो स्कूल खोल रखे, तुम भी तो भेजो। भेजते नहीं थे लोग, अपने खेतों में इनमें काम कराने में लगा देते। तो ये कर्तव्य कि बच्चों की शिक्षा के लिए। तो ये तो रहा, ये भाई साहब, ये तो मैंने बताए। अब आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी की गई कर्तव्यों की, और बीच बीच में मैंने ये भी बताया कि भाई क्या मामले हैं इनके। दो चार बातें और बता के इस लेक्चर को खत्म करता हूं। प्रारंभ में ये हमारा जो मूल संविधान है उसमें ये नहीं जोड़े गए थे, लेकिन समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनको संविधान में संशोधन करके 42वां 1976 में ये जोड़ने पड़े। विश्व में जहां पर भी लोकतंत्र है, वहां कहीं भी संविधान में जनता के मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं है। अब आप ये सोचोगे ये मूल कर्तव्य आए कहां से, इनका उदय कैसे हो गया भाई साहब। विश्व में जहां भी लोकतंत्र है, वहां कहीं भी संविधान में जनता के मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं है। लेकिन ये कंट्री का नाम लूंगा तो आप कहोगे यार क्या देवताओं की कंट्री है। देखो, अगर धर्म से की किताबें पढ़ने से ही, देखो धर्म की किताबें सब पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी कहती हैं, लेकिन अच्छे गुण डेवलप हो जाए ये तो नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग धार्मिक हैं, लेकिन हमारे ऑफिस में जाइए आप, देखिए आपको पता लगेगा कितने धार्मिक लोग हैं। मैं ये सबको नहीं कह रहा, लेकिन 10 से 12 15% या 20% 30% या 40% तो आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो बिना पैसे लिए रिश्वत लिए काम ही नहीं करते, और धर्म सब पढ़ रहे हैं। सब हिंदुस्तान में धर्म मानते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं जो धर्म नहीं मानता हो, धर्म का पालन नहीं करता हो, या कोई धर्म की निशानी धारण ना करता हो। और जब धर्म की निशानी धारण कर रहे हो तो उस धर्म पे चलो। लेकिन नहीं साहब, रिश्वत लेना हमारा मूल जन्म सिद्ध अधिकार हो रहा है, और नहीं होता। अगर तो मैं झूठ कह रहा हूं तो एंटी करप्शन की कोर्टों में जाके देखो, भीड़ लगी पड़ी है। ये तो अगर चेकिंग ही होने लगे और गवर्नमेंट इसके प्रति और ज्यादा सख्त हो जाए, मैं कहता हूं हर शहर में 50-50 100-100 आदमी पकड़ लेना, और हर एक पे आय से ज्यादा संपत्ति मिले। लेकिन क्योंकि हमारी व्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, खैर मैं इसमें नहीं पढ़ता। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप धार्मिक है तो कम से कम राष्ट्र के प्रति भी तो वफादार रहो, भ्रष्टाचार से तो बचो।
आपको देखा ही होगा कैसे कैसे नेता हुए हैं हमारे यहाँ, कैसे कैसे नेताओं को सजा हुई है, कितना कितना माल खा गए वो देश का, और उनके खिलाफ मुकदमे चलते हैं। और एक दिल्ली में तो राउज एवेन्यू कोर्ट है जो सिर्फ उन नेताओं के खिलाफ ही मुकदमे चलने के लिए बनाई गई है। आप ये तो सोचो, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मुकदमे चलने के लिए कोर्ट का निर्माण हुआ, राउज एवेन्यू दिल्ली, जिसमें एमपी एमएलए जिनके खिलाफ केसेस हैं क्रिमिनल, वही आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भाई साहब मूल कर्तव्य ना लगाए जाएं और आपको जागरूक ना किया जाए, जब आप धर्म की किताबों से तो सीख नहीं रहे कुछ भी। एंटी करप्शन पकड़ रहा है, सैकड़ों लोग पकड़े जाते हैं। अब जब से अपने योगी जी की सरकार आई है, बड़ा मजबूत किया गया है एंटी करप्शन को, बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाने चाहिए। लोगों को अपने बाप का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में, मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कितनी दुख की बात है, वारिसान सर्टिफिकेट बनवाने में पैसे देने पड़ रहे। लेकिन एक देश है जापान, जिसके संविधान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और आप देखिए जापान के नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति कितने वफादार हैं, और देखिए जापान कितनी उन्नति कर गया। मुझे ये तो नहीं पता कि वो जापान कब आजाद हुआ, लेकिन जापान भी हमारी तरह किसी समय में इसी तरीके से बंदिशों में देश था। चाइना भी हमारे साथ ही आजाद हुआ। कौन कितनी उन्नति कर गया ये आप देखो, और कहां कितना करप्शन है। तो ये मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूं इसमें एक मूल कर्तव्य जोड़ा जाना चाहिए था कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट आचरण का सहारा ना लें, या जनता जब व्यापार करे तो उसमें दूध में पानी ना मिलावे। ये भी फंडामेंटल राइट में, इसमें ही मूल अधिकार में जोड़ दे, कर्तव्य में जोड़ देते। आप देख रहे हैं, दूध में पानी, चावल में किंकड़, खूब। चले आगे चलते हैं। केवल जापान के संविधान में ही इन कर्तव्यों का जिक्र है, केवल जापान के, या फिर 1976 में हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। लेकिन हम अपने कर्तव्यों को तो मानना चाहते नहीं, लेकिन सरकार से आशा करते हैं कि सरकार हमारे सारे फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट से दिलवा दे, और ऊपर से फ्री का राशन और फ्री का भोजन दिलवा दे, बिजली हमारी टाइम पे आवे। तो कहने का मारूजा ये है कि हम भारत के नागरिकों को अपने मूल कर्तव्य की वैल्यू को समझना चाहिए, और जापान के नागरिकों की तरह अच्छा नागरिक बनना चाहिए, और इजराइल के लोगों की तरह वफादार होना चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति। इसका एनफोर्समेंट कैसे हो? कानून बनाकर दंड की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बाध्यकारी तो नहीं है ये। व्यक्तियों नागरिकों को जागरूक किया जाए, अखबारों में निकाले जाए, लोगों को बताया जाए। हो सकता है मैं आज लेक्चर दे रहा हूं, लेक्चर सुनने के बाद बहुत को आज भी नहीं पता हो कि ये हमारे मूल कर्तव्य भी है हमारे नागरिकों के। एक तो पता है कि राष्ट्रगान हो तो खड़े हो जाओ बस, या राष्ट्र ध्वज का सम्मान करो, ना बीसीओ अधिकार है इसमें पता ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं। व्यक्तियों और नागरिकों को जागरूक किया जाए, इस विषय के बारे में उन्हें शिक्षण संस्थाओं में सेशन द्वारा बताया जाए, पढ़ाया जाए कि भाई तुम्हारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो चलिए, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं। अगले टॉपिक में हमारा जो होगा, अगर आप भी देख कर आए तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, या कह दो संघ कार्यपालिका। न्यायपालिका तो बाद में होगी, संघ कार्यपालिका होगी अब कल को अगले लेक्चर में 126 में। चलो नमस्ते, जय हिंद।